तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं कॉल्ड काइनेमेटिक्स, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में अब हम लोग क्या है कि धीरे धीरे फिजिक्स का जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है उसका ये सबसे पहला टॉपिक है। काइनेमेटिक्स में बेसिकली जो स्टडी है वो पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी है, ठीक है। पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है ना, इन सबका क्या रिलेशन है, ठीक है ना। दो पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं तो उनका आपस में डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, कब दोनों नियरेस्ट हैं, कब कोलाइड होंगे। कहने का मतलब इट्स ऑल अबाउट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स में कई सारे पार्ट हैं छोटे छोटे। तो जैसे इसमें सबसे पहला पोर्शन होगा जनरल काइनेमेटिक्स का। जनरल काइनेमेटिक्स में हम लोग जो प्रॉपर बेसिक डेफिनेशंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। वो डेफिनेशन 1 डायमेंशन मोशन हो, 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, कोई भी टाइप का मोशन हो उसमें एप्लीकेबल होंगी। इसके बाद हम लोग अपना थोड़ा सा डिस्कशन रिस्ट्रिक्ट करेंगे 1 डायमेंशनल मोशन पे, और 1 डायमेंशनल मोशन में ही आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसी में हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। देन इसमें हमारे सिलेबस में 2 डायमेंशनल मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। एंड लास्ट वन इज रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें अगर हम लोग जनरल काइनेमेटिक्स से, तो सबसे पहले थोड़ा सा हमको डिस्कशन करना है। एक छोटा सा हेडिंग पड़ेगा कॉल्ड रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या कोई भी बॉडी मोशन में है। कोई भी बॉडी रेस्ट पे है, कोई भी बॉडी मोशन में है, कैसे पता करेंगे। तो सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि 3 दोस्त हैं, ठीक है। तीनों घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जो एक है वो थोड़ा लेट हो जाता है आने में। तो जो 2 हैं वो उसको छोड़ के चल देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें ये मुझे बताओ कि कौन सी बॉडी रेस्ट पे है, कौन सी बॉडी मोशन में है, क्यों भाई। सर वो रिस्पेक्ट में होता है ना। सी रेस्ट पे है और ए मोशन कर रही है। नहीं सर, किसके सर देखा जाए तो सर बी एंड सी भी रेस्ट पे हैं सर, जिस पे जा रहे हैं वो मोशन पे होगा। हाँ बॉडी सर, बॉडी की बात करें तो बी और सी तो बॉडी है ना, तो वो रेस्ट पे है और ए हमारी मोशन कर रही है। नहीं सर ये रिस्पेक्टिव होगा ना। एक रिस्पेक्ट में बी और सी मोशन में है, ऑब्जेक्ट एक रिस्पेक्ट में सी रेस्ट में है। ए बी सी में से कौन रेस्ट पे है और कौन मोशन में है। तो देखो इस सर किसके रिस्पेक्ट में? क्वेश्चन का सीधा सा ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन अभी अधूरा है, ठीक है। यस सर। क्योंकि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या कोई भी बॉडी मोशन में है, जब तक हमको ये ना बताया जाए कि हम किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आंसर चाहते हैं, तब तक ये क्वेश्चन ही अधूरा है एक तरह से, ठीक है ना। तो जैसे अगर बोला जाए तो ये बोल सकते हैं क्या कि बी एंड सी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए, सही होगा। बी एंड सी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ये भी सही है कि बी एंड सी आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अच्छा Yes, ईच, हाँ sir. हाँ बी और सी, ए तो वैसे भी दुखी है, वो दोनों चले गए, वो तो मोशन में ही है। बोलो। अच्छा व्हाट अबाउट ए, ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी। डी एंड सी, ये भी सही है स्टेटमेंट। बोलो। तो क्या ये यस सर। कोई एक्चुअली कोई रेस्ट पे है क्या इस पूरे सिस्टम में? कोई रेस्ट पे है? सर अगर वो लोग ग्राउंड को मान सकते हैं रेस्ट पे। ग्राउंड वाले को रेस्ट पे मान सकते हो। तो अगर मैं कहूँ कि मान लो इनका एक चौथा दोस्त भी है जो सपोज मार्स पे है, मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अच्छा नहीं होगा। तो
उसके हिसाब से कोई रेस्ट नहीं, रिस्पेक्टिव वर्ड्स है सारे। सारे के सारे वर्ड जो हैं वो रिस्पेक्टिव हैं। बस यही एक छोटी सी बात है जो हमें दिमाग में बिठानी है कि रेस्ट एंड मोशन जो है ये रिलेटिव वर्ड्स हैं। जब तक कि हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पता हो तब तक हम कौन रेस्ट पे है कौन मोशन में है ऐसा आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, और दुनिया में कुछ भी रेस्ट पे नहीं है, बताओ बोल सकते हैं या नहीं? नथिंग इज इन स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, बोल सकते हैं ये बात? एब्सोल्यूट रेस्ट पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें समझना वो ये, और उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है ना? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर कोई पूछता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, it is a coordinate system always attached with the observer। कहने का मतलब है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशंस कर रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ऑब्जर्वर। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किससे अटैच रहेगा? हमेशा हमेशा एक ऑब्जर्वर से अटैच रहेगा। तो हम जब भी बोलेंगे ना कि पार्टिकल इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब होगा कि कोई ना कोई ऑब्जर्वर है जिसके रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। क्यों भाई? ठीक है ना? दूसरा आता है, एक छोटी सी बात इसी में लिख सकते हैं, ऑब्जर्वर ऑल्सो हैज अ स्टॉप वॉच which starts with t equal to 0 and observations are recorded at different moments देखो ऐसे तुमने कई सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे जिसमें बोलता नहीं है a car starts with 40 किलोमीटर पर आवर। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है, सुना है। स्टार्ट्स मूविंग विद 40 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसी तो कोई कार बनी नहीं है जो चाबी लगाते ही 40 से चलने लगे, बोलो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि दुनिया की जितनी भी कार या मोटरसाइकिल या कुछ भी कह लो सबका स्टार्टिंग जो है वो तो रेस्ट से ही होगा ना। तो फिर वो क्वेश्चन में कैसे होता है कि वो स्टार्ट्स विद 40 किलोमीटर पर आवर? तो स्टार्ट्स का मतलब ये होता है कि ऑब्जर्वर ने जब उसको देखना शुरू किया, जिस समय देखना शुरू किया ठीक उसी वक्त उस ऑब्जर्वर के पास एक स्टॉप वॉच है, और स्टॉप वॉच कहाँ से स्टार्ट होगी? जैसे ही वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेगा वैसे ही स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी। तो स्टॉप वॉच का जो टाइम है वो होता है t इक्वल टू 0, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट्स। बात समझ में आई? जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो मोमेंट है ये t इक्वल टू 0। ये उस वक्त वॉच का टाइम नहीं है, 12 बजे है कि 1 बजे, उससे मतलब नहीं है, ये वो स्टॉप वॉच का टाइम है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना? तो यहाँ पे 2-3 बातें हुई हैं, एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, एक ये कि एब्सोल्यूट रेस्ट पे कुछ भी नहीं है, और तीसरी ये कि स्टॉप वॉच है जिसका टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए समझने में। तो नेक्स्ट हम पहला क्वांटिटी लिखते हैं जो हमको डिस्कस करना है, दैट इज डिस्टेंस डेल्टा एस एंड, ये ऐसे लिखो डिस्टेंस कॉमा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस वेक्टर, डेल्टा एस भी लिखते हैं या डेल्टा आर भी लिखते हैं, एंड पोजीशन, पोजीशन इज आर।
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन। तो देखो मैंने कहा ना कि बाय डिफॉल्ट एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। और हम हमेशा मान के चलेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर उस कोऑर्डिनेट फ्रेम के ओरिजिन पे है हमेशा, ठीक है ना। ऑब्जर्वर इज एट origin of कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मान लेते हैं कि इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया कि कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ए है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन ए का मतलब होगा कि उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमको पता है एक्स ए कॉमा वाई ए, तो ये जो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा ना आर इनिशियल, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर या फिर इनिशियल पोजीशन, वेक्टर फॉर्म में तो लिख ही रहे हैं। तो इनिशियल पोजीशन को अगर हम लोग लिखें तो हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर्स, तो इसको लिख सकते हैं ना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब ये जो पार्टिकल है ये अगर पॉइंट ए से चलता हुआ पॉइंट बी पहुंचा, सपोज इस पाथ को फॉलो करता हुआ, ध्यान से देखो, तो क्या बाद में इसका पोजीशन चेंज हो गया? ये था इसका इनिशियल पोजीशन और ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन आर फाइनल। आर फाइनल सपोज हो गया एक्स बी कॉमा वाई बी, तो लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन आर एफ इज इक्वल टू एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप। ऊपर लिख देंगे एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप। देखो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है बताओ, ये तो मालूम है ना ये सब। तो डिस्टेंस के बारे में हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड by the particle. Distance is length of actual path traveled by the particle. तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस दिखाएं इस डायग्राम में, तो डिस्टेंस कौन सा बनेगा क्यों भाई? तो अगर हम रेड वाला डेल्टा एस लिखते हैं तो ये जो मैंने कर्व बनाया हुआ है, क्या ऐसे बोल सकते हैं इस कर्व का जो लेंथ होगा, क्यों भाई, एक तरह यस से लेंथ ऑफ जो कर्व होगा ये डिस्टेंस बनेगा। एंड देन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस इज इक्वल टू change in position vector of particle. Displacement is change in position vector of particle। मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकली लिखें तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस बनेगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो अब मुझे बता सकते हो कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कौन सा वेक्टर होगा इस डायग्राम में? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कौन सा वेक्टर होगा? तो ध्यान से देखो, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ये वाला वेक्टर बनेगा, डेल्टा एस वेक्टर बनेगा या नहीं? बन गया ही बनेगा, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस। बेसिक डेफिनेशंस है, मालूम भी होंगी पहले से। सर। बोलिए सर क्या हम कर्व से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब लेंथ ऑफ द कर्व किसी तरह से? लेंथ ऑफ कर्व निकाल सकते हैं, मैथ आनी चाहिए बस। सर वो कैसे, मतलब क्या निकालें, कैसे निकालें सर? इंटीग्रेट करने से तो एरिया आता है। ये सब बताऊंगा मैं, परेशान नहीं हो, अभी बस जस्ट स्टार्ट हुए हम लोग चैप्टर में। अच्छा ठीक है।
आएगा, सब आएगा। मैथ नहीं फंसती है, अगर कहने का मतलब इंटीग्रेशन अगर नहीं फंसता है तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन सारे फंक्शन का नहीं पॉसिबल है ना। तो बताएंगे कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ कर्व। अगर हमें इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो बताओ कि मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, यानी मॉड ऑफ डेल्टा एस। तो मॉड ऑफ डेल्टा एस अगर हम लोग लिखें तो ध्यान से देखो, क्या ये अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए होल स्क्वायर प्लस वाई बी माइनस वाई ए होल स्क्वायर बनेगा ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, magnitude of displacement is shortest distance between initial and final position, shortest distance between initial and final position। एक बार देख लो जितना लिखा हुआ है उसमें कोई कंफ्यूजन है तो। सर हाँ बोलिए। सर आपने कहा है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ। तो सर मान लीजिए एक स्फीयर है, उस एक स्फीयर है, हाँ उस पे सर एक एंड ट्रैवल कर रही है ए से बी पॉइंट की तरफ, हाँ कोई भी आर्बिट्री पॉइंट्स के बीच में। हाँ हाँ और आर्बिट्री नहीं बल्कि इक्वेटर ले लेते हैं उसका, स्फीयर का। ठीक है। तो सर जो क्या नाम है, ए से बी के बीच में जो डिस्प्ले वो है डिस्टेंस है, जो कर्व आएगा वही तो सर, वही आर की तो वो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि सर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो पॉसिबल ही नहीं है, टैंजेंट्स ही ड्रॉ हो सकते हैं केवल। नहीं, बात वो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा वो उसका 2 पाई आर या पाई आर बनेगा। अच्छा, तो सर ये जरूरी नहीं है कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो वो एक लाइन ही हो। नहीं, लाइन है, मतलब बात मैं नहीं समझ पाया, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वही बनेगा भले ही वो उस रास्ते ना गई हो। लेकिन सर वो तो कंस्ट्रेंट है कि केवल वो स्फीयर के अलोंग मूव कर सकती है। मैंने जैसे ये जो ऊपर डायग्राम बनाया है तुम इसी में ये डाउट पूछ सकते हो, भाई जो एंट है वो इस रास्ते गई है, यस सर। ये वाला जो पाथ, एंट का जो पाथ है वो ये वाला पाथ है, ठीक है ना। यस सर। डिस्प्लेसमेंट है वो यही बनेगा हमेशा। हाँ जरूरी लेकिन सर ये तो 2D में है ना, 3D में तो सर मतलब स्फीयर पे तो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल ही नहीं हो सकती सर, एक टैंजेंट ही हो सकता है किसी भी पॉइंट पे। तुम पता नहीं कैसे बोल रहे हो, क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते हो 2 पॉइंट के बीच में क्या? सर कर सकते हैं लेकिन तो कट कर जाएगी ना स्फीयर को। उससे क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट तो यही बनेगा। लेकिन सर वो तो इसके अलोंग मूव भी नहीं कर सकती। उससे कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। वो उस लाइन के लॉन्ग जा सकती है, नहीं जा सकती है, वो टेंजेंट है, नॉर्मल है, कुछ भी हो दुनिया की वो लाइन, बस वो लाइन ड्रॉ कर दो, वो लाइन ही डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर सर हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड बनेगा। डिस्टेंस तो ट्रेवल करा जा सकता है ना, वो तो ट्रेवल ही नहीं कर सकते। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रही है, नई गणित तुम्हारे दिमाग में चल रही है, अब क्या बताएं, बताओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखने का मतलब ये मैंने कहाँ लिखा है कि ये डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए, बताओ। ये डिस्टेंस ट्रैवल होना चाहिए तभी वो डिस्टेंस बोलेंगे, ये कहाँ लिखा है भाई? ये तो सिंपली ये लिखा है कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, पॉइंट ए और बी के बीच का। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वो एंड ट्रैवल कर पाए, नहीं ट्रैवल कर पाए। सर उसको सिंपली लेंथ भी तो बोल सकते हैं ना सर। हाँ, नीचे नोट करके लिखना फर्स्ट पॉइंट में। अच्छा, ये ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा या फिर इक्वल होगा? यस सर।
क्लियर है? और यस सर। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के इक्वल कब होगा? कौन से मोशन के लिए होगा? सर रेक्टिलिनियर मोशन के लिए, हाँ, सर स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए। तो स्ट्रेट लाइन में मान लो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गया और स्ट्रेट लाइन में ही वापस आ गया, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे? नहीं सर, तो फिर स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुआ। फिर एक सेकंड, क्या प्लेस है? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना उसके। हाँ हाँ, तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये दोनों इक्वल कौन से केस में होंगे? इस मोशन को बोल सकते हैं यूनी डायरेक्शनल डायरेक्शन में होगा। यूनिडायरेक्शनल मोशन। डायरेक्ट थर्ड पॉइंट में फॉर थर्ड पॉइंट में फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल, सर डाउट है सर। फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल interval, for infinitely small interval the magnitude of displacement always equals to the distance। ये पॉइंट जरा ध्यान से समझना भाई। इसमें जैसे सपोज अगर कोई पार्टिकल किसी कर्व पे भी चल रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम इस कर्व के ऊपर ऐसे दो पॉइंट लेते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा हो, ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो इस इंटरवल के लिए क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ds का मॉड होगा वो ds के इक्वल बनेगा, क्योंकि जो इन्फाइनेटली स्मॉल होगा बहुत छोटा होगा, इनफैक्ट जितना मैंने दिखाया है इससे भी छोटा। तो क्या वो जो पाथ होगा वो ऑलमोस्ट एक यूनी डायरेक्शनल पाथ बनेगा? यस तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होंगे। तो ये बात भी ध्यान रखना। सर आप बताओ क्या डाउट है? सर जैसे एक इंसान है सर, ठीक है सर, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है सीधे सीधे, हाँ है ना सर, उसके सामने सर एक पहाड़ जाता है, हाँ तो सर वो पहाड़ क्रॉस करके उसी डायरेक्शन में चढ़ गया, उसी डायरेक्शन में उतर गया, हाँ। तो सर उसकी डिस्टेंस तो बढ़ जाएगी सर। ये बताओ लेकिन पहाड़, जब उसने पहाड़ चढ़ना शुरू किया तो हाँ सर, ऊपर गया कि नीचे सीधे सीधे चला गया? नहीं नहीं, ऊपर गया पहले, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ सर। हाँ, तो ऊपर गया तो डायरेक्शन चेंज किया ना भैया। क्या डायरेक्शन ऊपर नीचे होता डायरेक्शन है। होता है? ऊपर नीचे भी डायरेक्शन होता है? आवाज नहीं आ रही, क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो। सर जी ऊपर नीचे भी डायरेक्शन होता है। अरे और क्या भाई? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो ऐसे प्लेन होता है ना सर जी, अप डाउन क्या होता है फिर? होता होगा सर, डायरेक्शन ही होता होगा। हाँ, ठीक फिर सर, 3D में तो डायरेक्शन ही है ना, कहीं भी जा रहे हो। ठीक सर। ये तीनों पॉइंट क्लियर? इसमें कोई डाउट बताओ? ये तीनों पॉइंट क्लियर? यस सर। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ व्हील is rolling along
horizontal ground. Find displacement of points A, B and C after half rotation. पॉइंट ए कौन सा है? पॉइंट ए ये पॉइंट है, पॉइंट बी ये पॉइंट है, और पॉइंट सी ये पॉइंट है. बताओ. रोलिंग का मतलब समझते हो ना? मतलब आगे भी बढ़ रहा होगा और घूम भी रहा होगा. तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको पॉइंट ए, बी एंड सी का आफ्टर हाफ रोटेशन. सर किस पॉइंट से? किस पॉइंट से मतलब सर कहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो? जहां से दिया है वहीं से स्टार्ट कर रहा है. जो डायग्राम दिया है वो स्टार्ट का ही तो दिया है, और किसका दिया है? यस सर. एस. सर डायमीटर ऑफ व्हील. सी का 0 होगा क्या? सी का 0 नहीं सर. ऐसे ही उन दोनों का निकाल लेंगे. हाफ रोटेशन के बाद पॉइंट बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना? पॉइंट ए यहाँ आ जाएगा और पॉइंट सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है? हाफ रोटेशन में इसका जो सेंटर है वो यहाँ से यहाँ पाई आर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है? तो पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये डिस्टेंस 2r है और ये डिस्टेंस पाई आर है. तो डिस्प्लेसमेंट बी का अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, ठीक है? सी का डिस्प्लेसमेंट अगर लिखेंगे तो सी का डिस्प्लेसमेंट बनेगा पाई आर माइनस 2r, और ए का डिस्प्लेसमेंट अगर लिखेंगे तो वो आएगा पाई आर प्लस 2r, ठीक है? बोलिए. क्लियर है सर. वो क्वेश्चन ही हमको नहीं दिख रहा था इसलिए तो आया नहीं. ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं.